वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने सिटिंग पोस्चर्स करना था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने स्टैंडिंग सीरीज़ के जो आसन हैं वो फिनिश कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग सिटिंग पोस्चर की तरफ चलेंगे। तो एक बता दीजिए विकास या रतिका, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। चलिए, तो सिटिंग पोस्चर्स में हम लोग कवर करेंगे पश्चिमोत्तासन, सुप्त वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बद्ध कोणासन, मेरुदंड, अकर्ण धनुर आसन और गोमुखासन का अभ्यास हम समझेंगे किस प्रकार किया जाता है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी साथ ही साथ हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पश्चिमोत्तासन। देखिए, पश्चिमोत्तासन पश्चिम और उत्तान दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे जो पश्चिम शब्द लिया गया है वो शरीर का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि ऊपरी भाग जो है, इसको यहाँ पे संकेतित करते हुए बताया जा रहा है कि जो शरीर का पिछला हिस्सा है इसको ताना जा रहा है ना। आप पूरा देखें, जब पश्चिमोत्तासन का अभ्यास किया जाता है तो सिर से लेके जो एड़ी तक का पिछला वाला भाग होता है शरीर का, वो पूरा का पूरा स्ट्रेच हो रहा होता है ना, उत्तान की स्थिति होती है। तो पश्चिमी भाग का शरीर को हमने उत्तानना है ना, तानना है। तो पश्चिमोत्तासन इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, पश्चिम प्लस उत्तान शब्द से। देखिए, अब बेनिफिट की बात की जाए तो हठयोग प्रदीपिका में सबसे पहले कहा गया कि पहले तो टेक्निक बता दी गई कि आपको क्या करना है कि दोनों पैरों को बिल्कुल सिधाई में दंड के माफिक सीधा करके रखना है और आपने दोनों हाथ के अंगूठे से पैर को पकड़ना है, ठीक है। हाथों से आप पैरों को पकड़ेंगे। तो इस तरीके से जब पश्चिमोत्तासन का अभ्यास किया जाता है तो इससे हमारा जो प्राण शक्ति होता है वो ऊर्ध्वगामी बनता है और ऊर्ध्वगामी बनने के पश्चात सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवेश होता है ताकि सोई हुई जो कुंडलिनी है उसको जगाया जा सके, है ना। तो यहाँ पे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है ये पश्चिमोत्तासन, तो इस तरीके से बताया जा रहा है। अगर फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, तो पूरे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, बट स्पेशली एट द एब्डोमिनल एरिया। आप देखें कि पेट वाला जो स्थान है, एब्डोमिन वाला जो एरिया है, वो कितना अच्छे तरीके से दब रहा है ना। तो छाती भी है, एब्डोमिन वाला एरिया भी है, तो ये पूरा कंप्लीट जो सामने वाला जो हमारे शरीर का भाग है उस पर दबाव पड़ता है। तो उसी के कारण ओवरऑल जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे शरीर का वो इम्प्रूव होता है, स्पेशली एट द एब्डोमिनल एरिया। ओके, जो हमारे देखिए पेट वाले स्थान पे, अभी जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में कहा कि पेट वाले स्थान पर काफ़ी अच्छा दबाव पड़ने के कारण जो एक्सेस फैट होता है एब्डोमिनल एरिया का उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, एब्डोमिनल ऑर्गन स्पेशली, उनको स्टिमुलेट करता है, उनकी मालिश करता है, मसाजिंग इफेक्ट देता है सारे के सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। इसके कारण क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, इसको ख़त्म करके डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होता हो, फ्लैचुलेंस की समस्या हो या फिर डायबिटीज़ की समस्या हो, तो पश्चिमोत्तासन का अभ्यास लाभकारी बताया गया है। लंग्स वाला एरिया देखिए, है ना, लंग्स वाला छाती वाला एरिया पे दबाव पड़ने के कारण
रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है हमारा वो भी इम्प्रूव होता है, और साथ ही साथ हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइन वाला जो एरिया है, इसकी अलाइनमेंट इम्प्रूव होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कही जाए तो अगर किसी को वर्टिब्रल डिस्क ऑलरेडी हर्निएटेड है ना, हर्निया क्या है, डिस्क अपनी जगह से हिल डुल रखी है या फिर स्लिप हो रखी है, शाटिका की समस्या है, तो आपने पश्चिमोत्तासन का अभ्यास नहीं करना है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि शाटिका का जो पेन होता है वो काफ़ी सीवियर हो जाता है अगर कोई व्यक्ति फॉरवर्ड बेंड करता है तो। ओके, तो फॉरवर्ड बेंड मोस्ट ऑफ द टाइम शाटिका के पेशेंट्स को मना किया जाता है। तो यदि किसी को शाटिका का पेन हो तो आप देखें कि पूरा जो स्पाइन है और जो हिप वाला एरिया है काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सटेंड हो रहा है। तो हमारी जो लोअर बैक से निकलने वाली जो शाटिक नर्व है इसमें काफ़ी इरिटेशन होता है अगर हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, तो हमारा जो पेन है, शाटिक पेन है, वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि शाटिका के टाइम पे हमें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। एब्डोमिनल अल्सर है, ड्यूडनल अल्सर है, तो हमें इसका अभ्यास नहीं करना है। स्पेशली देखिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस को तो इम्प्रूव करता है और पश्चिमोत्तासन कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने में सहायता ज़रूर देता है, परंतु किसी व्यक्ति को अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑलरेडी है, एस्थमेटिक कंडीशंस है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसको थोड़ा सावधानी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या फिर जब उसे अटैक पड़ रहा हो उस समय पर हमें पश्चिमोत्तासन का अभ्यास नहीं देना है। अंडर मेडिकल गाइडेंस ही हमें अभ्यास हमेशा करना चाहिए। डायरिया की समस्या है, आपको लूज मोशन हो रखा है तो भी, क्योंकि पेट के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है तो इससे हमें डिस्कम्फर्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए प्रयास करें कि लूज मोशन के टाइम पे भी इसका अभ्यास ना करें। हैमस्ट्रिंग इंजरीज अगर हो रखी है तो उस समय पर हमें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अन्यथा आप देखिए कि एडी से जो हिप वाला रीजन है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो रहा होता है जब हम अपने घुटने को सीधा करके रखते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जब नहीं कर पाते हैं इस अभ्यास को, या फिर हैमस्ट्रिंग में कोई इंजरी हो रखी है, या फिर हैमस्ट्रिंग मसल काफ़ी स्टिफ पाई जाती है लो बैक पेन के इशू के कारण या फिर बैड पोस्चर के कारण, तो उनको काफ़ी समस्या देखने को मिल सकती है। कहीं आपकी इंजरी बढ़ ना जाए, तो इसीलिए प्रयास करना है कि अगर आपकी हैमस्ट्रिंग मसल में कोई इंजरी है, सीवियर स्टिफनेस है, तो आप इस अभ्यास को थोड़ा सा सावधानीपूर्वक अभ्यास करें। लेट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जब शुरू हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब हमें इसका अभ्यास छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ, एंड दैट इज सुप्त वज्रासन। देखिए यहाँ पे दो शब्द है, सुप्त और वज्र, है ना। तो वज्रासन हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था। वज्रासन सुप्त वज्रासन यानी कि वज्रासन की स्थिति में बैठ के जब पीछे की तरफ लेटा जा रहा है, पीछे की तरफ लेटा जा रहा है, तो सुप्त यानी सोने की स्थिति है। किस आसन में? वज्रासन की स्थिति में सोने की स्थिति हम उत्पन्न कर रहे हैं इस आसन में। तो नाम क्या है? सुप्त वज्रासन। और ये जो अभ्यास है, देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं कि कितना अच्छा दबाव पड़ रहा है नी वाले स्थान पर, थाई वाले प्लेस पर, चेस्ट और एब्डोमेन वाले प्लेस पर, है ना। और साथ ही साथ जो गर्दन वाला स्थान है वहाँ पे कितना सही दबाव पड़ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? यस मैम। है ना। हाँ, तो अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आप देखिए, शोल्डर पीछे की तरफ, सिर के नीचे दोनों हाथों को फोल्ड करके ऑपोजिट एल्बोज को पकड़ा जाता है।
तो इससे काफ़ी अच्छा खिंचाव हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर भी पड़ता है और ट्राइसेप मसल जो है ये भी अच्छे से खिंचती है इस अभ्यास के दौरान। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप इसके बेनिफिट्स देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले रीअलाइंस राउंडेड शोल्डर, यानी कि अगर किसी के शोल्डर डिसलोकेट है या फिर क्या है, बहुत ज़्यादा कुबड़ जैसा शरीर है, शोल्डर बहुत मोटे से हैं, बिल्कुल झुके हुए से हैं ना। राउंडेड शोल्डर मीन्स आगे की तरफ, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के शोल्डर्स जो होते हैं वो आगे की तरफ ऐसे झुके होते हैं। तो इस अभ्यास को करने से जो राउंडेड शोल्डर्स हैं, जो मुड़े हुए शोल्डर्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छा खिंचाव पड़ता है और उनकी स्थिति, उनका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट बनाने में हेल्प करता है। आपके शोल्डर अच्छे खासे पीछे की तरफ स्ट्रेट रहेंगे, आपके चेस्ट पे अच्छा दबाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए शोल्डर अगर आगे की तरफ झुका रहता है बैड पोस्चर के कारण, या फिर हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब आजकल के टाइम पे देखें तो हम लोग बैठकर झुक कर मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी देखते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं या फिर जाते हैं, तो इससे काफ़ी असर हमारे स्पाइन पे, हमारे शोल्डर पे पड़ता है और उसी के कारण धीरे धीरे अगर राउंडेड शोल्डर हो गए, आप झुक के ऐसे बैठते हैं तो स्पाइन पे असर पड़ता है। स्पाइन भी अगर आपकी झुक गई है आगे की तरफ तो इन दोनों का प्रभाव हमारे चेस्ट पर पड़ता है और लंग्स की कैपेसिटी धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आपको लंबा गहरा श्वास लेने के लिए क्या है, चेस्ट को एक्सपेंशन की आवश्यकता है। यस, तो राउंडेड अगर शोल्डर हैं तो ऐसे कमर हमारी झुकी हुई है, कंधे भी झुके हुए हैं साथ ही साथ, तो लंग कैपेसिटी हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है इस कारण। धीरे धीरे आपको पता है कि अगर हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी अगर ठीक नहीं है तो शरीर में क्या कुछ नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि नेक वाला जो रीजन है यहाँ पे अच्छा दबाव पड़ रहा है, तो इसी के कारण हम यहाँ पे देखते हैं कि जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है उस पर बहुत अच्छा स्टिमुलेटिंग इफेक्ट मिलता है। चेस्ट वाला एरिया अगर हम देखें तो मैक्सिमम कैपेसिटी तक हमारा जो लंग्स है वो एयर से फिल हो सकता है, तो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं एक एनर्जी हमें मिलती है, पूरा ऑक्सीजन का इंटेक प्रॉपरली हो पाता है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी एनहांस होती है जब हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास करते हैं। इसी के कारण जो हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसमें कमी देखने को मिलती है। एस्थमेटिक कंडीशन है, ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है और अदर लंग एलिमेंट्स हैं तो उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। ब्रोंकाइटिस देखिए, आप जानते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द COPD, जो हम लोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेस की बात करते हैं, जिसमें कि हमारा जो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है लंग्स के अंदर, उस ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हैं हमारी, और श्वास लेने में काफ़ी परेशानियां देखने को मिलती है। तो सुप्त वज्रासन का अभ्यास करने से इन सभी रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस से, डिसऑर्डर्स से छुटकारा प्राप्त करने में काफ़ी सहायता मिलती है। परंतु आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट्स हैं, यदि किसी को भी है, तो अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी के साथ किसी को डिजीज़ है या फिर एलिमेंट्स है तो अंडर थेरेपी गाइडलाइंस के ही अंडर हमने अभ्यास को करना चाहिए विद सम मॉडिफिकेशंस। ओके, तो यदि देखिए अगर ब्रोंकाइटिस है या फिर अदर एलिमेंट्स हैं, वो आई एम स्पेशली टेकिंग हियर ब्रोंकाइटिस, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर ब्रोंकाइटिस की जो कंडीशन है अगर वो हम ट्रीट नहीं करते हैं एंड इफ़ वी लेफ्ट इट अनट्रीटेड, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि ब्रोंकाइटिस का जो इन्फेक्शन है वो दूसरे लंग को भी इफ़ेक्ट करता है और इसी के कारण निमोनिया होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चेस्ट वाला एरिया और पूरा एब्डोमिनल एरिया, थाई वाला एरिया जब पूरा खिंच रहा है तो इसके कारण, और ब्रीदिंग कैपेसिटी एनहांस हो रही है, इसी के कारण इट ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ कामनेस, मन शांत करने का विकारक यह अभ्यास है। और इसी के साथ हमारी जो पर्सनालिटी है इसमें डायनामिज्म को छोड़कर एक स्थिरता का भाव, स्टेबिलिटी का भाव आता है हमारी पर्सनालिटी में। एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बात की जाए तो ये जो पेट वाला स्थान है, एब्डोमिनल एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रेच होती है इस अभ्यास में।
तो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं हमारे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और इस पे दबाव पड़ने के कारण क्या है कि हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, इंडाइजेशन की समस्या है, हमारी अग्नि जो है, शरीर की अग्नि या फिर जठर की अग्नि अगर मंद रहती है तो इस अभ्यास से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। हमारे जो वर्टिब्रल डिस्क हैं इस पे प्रेशर भी रिलीज़ होता है, क्योंकि आप देखें जो स्पाइन वाला हिस्सा है इसमें काफ़ी अच्छा आर्च आता है। बहुत ही रेयरली केस होता है कि हमारी स्पाइन जो है पूरा स्ट्रेट हो जाए ज़मीन पे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमारा जो वर्टिब्रल डिस्क होता है उनके बीच में जो काफ़ी प्रेशर पड़ रहा होता है दो वर्टिब्रेस के कारण, तो उसको भी रिलीज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और इसी के कारण आप देखिए जो हमारी शैटिक नर्व है जो कि लोअर बैक से निकलती है, L4, L5, S1, S2 और S3, इनमें भी काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और इसलिए जो ये कॉनकेव शेप बन रहा है आप देख पा रहे हैं, एक केव जैसा, एक गुफा जैसी जो आकृति बन रही है, इसी के कारण हमारी जो शैटिक नर्व्स के ऊपर प्रेशर कम होता है। और बैकवर्ड बेंडिंग आसन हो या फिर स्पाइन अगर आपकी पीछे की तरफ झुक रही हो तो इसके कारण शैटिक नर्व्स पे प्रेशर कम होता है और इससे रिलेटेड अगर पेन है तो वो भी रिलीव होगा। एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसके लेवल्स में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। विमेंस विथ अंडर डेवलप्ड पेल्विस अगर है तो उनकी पेल्विस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, प्लस काफ़ी खिंचाव आने के कारण जो हमारी अंडर डेवलप्ड पेल्विस है, पेल्विस वाला एरिया कौन सा है कि आपका कमर से लेके थाई के बीच का जो स्थान है इसको पेल्विस हम कहेंगे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छा खिंचाव पड़ने के कारण ये इसका भी डेवलपमेंट होता है और इसी के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनको स्ट्रेंथन करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की यदि बात की जाए तो ध्यान रखना है कि किस किस अवस्था में सुप्त वज्रासन का अभ्यास नहीं देना है। तो अगर किसी को हाई बीपी है, स्लिप डिस्क की समस्या है, वर्टिगो की समस्या है, चक्कर आने की समस्या रहती है, डिजीनेस है, देखिए नी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि नी इंजरीज हो रखी हैं या फिर नी सर्जरी हो रखी है, रॉड्स डले हैं नीज में, तो इसका अभ्यास हमने नहीं करना है। मेंस्ट्रुएशन और प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसका अभ्यास निषेध है, क्योंकि देखिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे काफ़ी दबाव पड़ता है। बेशक काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि अगर हम स्लाइटली बैकवर्ड बेंड करें इन द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो पेन जो होता है, एब्डोमिनल पेन, वो उसमें काफ़ी गिरावट आती है, कमी आती है, परंतु काफ़ी डिस्कम्फर्ट का फीलिंग हो सकता है, ब्लॉटिंग सेंसेशन हो सकती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टाइम पे अगर आप इस अभ्यास को करें। तो इसीलिए सावधानी पूर्वक आप अपनी क्षमता पहचानें कि किस क्षमता तक आप अभ्यास कर सकते हैं, किस समय पर करना है, किस समय पर नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अभ्यास को करना है। नेक्स्ट, वक्रासन। देखिए वक्रासन और जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है वो उनके बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम हैं। तो पहले हम लोग सिंपल तो इजी वे है उसको देखने का प्रयास करेंगे। एब्डोमिनल ट्विस्टिंग का ये बहुत अच्छा अभ्यास है, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्र आसन। तो इसी सीरीज में हम पहले देखते हैं वक्रासन। सिंपल टेक्निक है और इसको हमेशा हम ऐसा देखते चलते हैं कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन से पहले करना चाहिए, सो दैट कि आप सीख जाएं कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइनल ट्विस्ट किस तरीके से करना है, एब्डोमिनल प्रेशर किस तरीके से बेयर करना है, पोजीशन को समझ लें, फिर उसके बाद हम एडवांस प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ते हैं। सो वक्रासन इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक। बेनिफिट्स की यदि बात की जाए, आप सभी आई थिंक आप सभी जानते होंगे कि वक्रासन को किस तरीके से किया जाता है। पहले दोनों पैरों को एक्सटेंड करके सामने की तरफ दंडासन में बैठा जाता है, फिर आप किसी एक साइड के पैर को फोल्ड करते हैं और उस पैर का जो पंजा होता है, पंजा एड़ी,
दूसरे पैर के घुटने के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, तो अभी जैसे इस फिगर में राइट लेग को फोल्ड किया गया है, तो ऑपोजिट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड जो है वो राइट थाई को क्रॉस करते हुए, राइट नी को क्रॉस करते हुए सामने की तरफ आएगा एंड यू हैव टू प्लेस योर पाम ओवर द फ्लोर। आप पैर को पकड़ भी सकते हैं, यानी तो आप अपने पाम को ज़मीन पे भी रख सकते हैं। दूसरा हाथ जो होता है वो पीछे की तरफ भी लिया जाता है, या कभी कभी इसको मोड़कर पीछे की साइड से लेफ्ट साइड का जो कमर है उस पर भी कभी कभी हाथ को रखा जाता है। ओके, सो दिस इज द सिंपल टेक्निक। एंड जिस भी तरफ आप गए हुए हैं, यानी कि देखो अगर राइट लेग आपका फोल्ड है तो उसी साइड आपने, यानी कि राइट साइड अपनी गर्दन को ट्विस्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि चेस्ट पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच हो, और इस पोजीशन में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके दोनों पैर के पंजे जो हैं, दोनों पैर के घुटने, दोनों शोल्डर और आपका जो गर्दन है, ये सारी चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमेशा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो पीछे वाले हाथ का जो शोल्डर है इसको पीछे की डायरेक्शन में धकेला जाए, सो दैट कि आपका पूरा पोस्चर जो है सीधा हो सके, अलाइंड हो सके। स्पाइन में काफ़ी अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलता है, एब्डोमिनल ट्विस्ट देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ इसके काफ़ी बेनिफिट्स की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इन्हीं को ध्यान रखते हुए बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। इट मेक्स द स्पाइन सपल, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि मेरुदंड की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और इसी के साथ यदि किसी को लो बैक पेन हो तो उसको भी रिड्यूस करता है। साथ ही साथ स्पाइनल मसल्स जो हैं या फिर बैक मसल्स जो हैं, इनको भी काफ़ी हद तक डेवलप करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखिए चेस्ट वाला रीजन जो है काफ़ी अच्छा। सतीश की स्क्रीन शो नहीं हो रही है, पर मेरे स्क्रीन में आ रहा है, आप एक बार चेक कीजिए। ओके, ओके, तो शोल्डर पेन को भी रिलीव करता है, और इसी के साथ साथ देखिए गर्दन पीछे की तरफ क्योंकि मोड़ी हुई है तो थायराइड ग्लैंड पे भी, नेक वाला रीजन आप देखें पूरा ट्विस्टेड है, तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इट हेल्प्स टू एक्टिवेट द थायराइड ग्लैंड। और काफ़ी ऐसे रिसर्चेस हमें देखने को मिलते हैं कि जिसमें देखा गया कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो काफ़ी एनहांस होता है अगर हम वक्रासन में अगर से गर्दन पीछे की तरफ करके रखें। परंतु ध्यान रखना है कि अगर आपको सीवियर नेक पेन है या फिर सर्वाइकल की समस्या है या फिर वर्टिगो की समस्या है, तो आप गर्दन को पीछे की तरफ ना करके सिर्फ गर्दन को सामने की डायरेक्शन में भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें मेन फ़ायदा कहाँ पे चाहिए, एब्डोमिनल एरिया पे चाहिए। ओके, इट रिलीज स्टिफनेस ऑफ द वर्टिब्रे। आप स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड अगेन कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छा स्ट्रेच देखने को मिलता है वर्टिब्रल कॉलम पे, तो उसके कारण क्योंकि बैक मसल्स स्ट्रेंथन हो रही है, बैक पेन रिड्यूस हो रहा है, तो उसी के साथ साथ वर्टिब्रल जो डिस्क हैं, जो हमारे बोन्स हैं, वर्टिब्रे हैं, उनमें जो स्टिफनेस है, स्पाइन हमारी घूमती नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा अपर बैक होता है, वहाँ के जो वर्टिब्रे होते हैं जनरली वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। गर्दन और लोअर बैक की जो वर्टिब्रेस होते हैं, जो जगह है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। परंतु इस अभ्यास को यदि किया जाए तो चेस्ट के पीछे जो बैक वाला एरिया है, पीठ वाला एरिया है, इसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन देखने को मिलता है। This practice is very essential and beneficial for the patients with diabetes। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ में काफ़ी सहायता मिलती है इस अगर अभ्यास को किया जाए, वक्रासन का अभ्यास किया जाए, तो डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी जो गहन बीमारी है उसमें भी लाभ देखने को मिलता है। इंसुलिन की जो मात्रा है उसको बैलेंस किया जा सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। ओके, क्योंकि एब्डोमिनल एरिया जो है काफ़ी अच्छा ट्विस्ट हो रहा होता है इससे,
और उसका प्रभाव हमारे सारे के सारे जो इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उस पर पड़ रहा होता है। इसी के कारण हमारी जो डाइजेशन पावर है वो इम्प्रूव होती है, और इसी के कारण अगर किसी को कब्ज है, अपच की समस्या है, उसमें भी सहायता प्राप्त होती है। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तरफ चलते हैं। तो स्लिप डिस्क के समय पर नहीं करना है। सीवियर अगर आपको देखो स्पाइन से रिलेटेड अगर कोई इंजरी हो रखी है, कोई रीसेंट एक्सीडेंट हो रखा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको टेल बोन से लेके सर्वाइकल रीजन में कहीं पे भी अगर इंजरी हो रखी है तो आप इस अभ्यास को ज़रूर अवॉइड करें। अल्सर के समय पर, एब्डोमिनल अल्सर्स हैं तो आप इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। शोल्डर और हिप इंजरी के टाइम पे आपने इसको अवॉइड करना है, क्योंकि शोल्डर पूरा पीछे की तरफ हम स्ट्रेच करने का प्रयास करते हैं तो काफ़ी अच्छा दबाव पड़ता है हमारे कंधों के ऊपर। तो प्रयास ये कीजिए कि अगर कंधे डिसलोकेट होने के चांसेस हों या फिर कोई इंजरी हो रखी हो, आपको चोट लगी हो और सीवियर आपको डेल्टॉइड मसल में पेन हो, तो आप प्रयास कीजिए कि शोल्डर को थोड़ा सा रिलीज़ करें, या फिर आप वक्रासन का अभ्यास अवॉइड कर सकते हैं। हिप इंजरी अगेन देखिए, क्योंकि है ना हिप का यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा होता है, तो आप प्रयास कीजिए कि अगर हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है तो आप इसको अभ्यास ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज अगेन ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट प्रैक्टिस द वक्रासन, क्योंकि एब्डोमिनल ट्विस्ट काफ़ी आता है तो इट कैन क्रिएट डिस्कम्फर्ट टू द प्रेग्नेंट लेडीज, सो वी शुड अवॉइड दिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं। इसी का थोड़ा सा एडवांस पोज है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ध मत्स्येंद्र आसन हम करने से पहले वक्रासन का अभ्यास करते हैं। वक्रासन के बाद अर्ध मत्स्येंद्र का आसन, हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करेंगे। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन, तो हमारा जो मत्स्येंद्र आसन होता है, जो पूर्ण मत्स्येंद्र है, उसकी आधी स्थिति होती है, इसीलिए अर्ध, अर्ध का अर्थ है हाफ, मत्स्येंद्र आसन। तो एक ऐसी स्थिति मत्स्येंद्र आसन की स्थिति है जिससे हम हाफ पोस्चर कर रहे हैं, इसीलिए आसन का नाम क्या है? अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब देखिए थोड़ा थोड़ा आप लोग थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि वक्रासन से मिलता जुलता अभ्यास है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एक पैर को फोल्ड किया जाता है, दूसरे पैर को फोल्ड करके नी के ऑपोजिट साइड पे रखा जाता है। अब देखिए कौन सा पैर ऊपर की तरफ फोल्डेड है? लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ फोल्डेड है, तो आप ऑपोजिट हैंड यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट नी को क्रॉस करते हुए आप लेफ्ट एंकल को होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड जाएगा पीछे की तरफ और गर्दन पीछे की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड पे। आप हमेशा ध्यान रखना है कि जो पैर आपका ऊपर की तरफ फोल्डेड है, आप देखिए वक्रासन में भी सेम था कि जो पैर ऊपर की तरफ फोल्डेड था उसी तरफ हम लोग पीछे की तरफ देख रहे थे। तो यहाँ पे भी लेफ्ट लेग जैसे ऊपर की तरफ फोल्डेड है, नी ऊपर की तरफ है, तो हम लेफ्ट साइड पीछे की तरफ देखेंगे। एक स्थिति ऐसी होती है, अभी देखिए हाथ क्या है, पाम जमीन पर है, हथेली जमीन पर है। एक ऐसी भी स्थिति है जिसमें कि ये हाथ फोल्ड होके कमर के ऊपर चला जाता है पीछे की तरफ से। ओके, आप समझ पा रहे हैं सभी कि किस तरीके से हाथ को पीछे से, हाथ का भी सपोर्ट लिया जा रहा है यहाँ पे। एक दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास इस तरीके से करना है कि हम बहुत ज़्यादा वेट जो है पीछे वाले हाथ की हथेली पर ना देते हुए, हाथ को फोल्ड करते हुए पीछे की साइड, राइट साइड पर कमर पर रखने का प्रयास करते हैं। बेनिफिट्स की अगर बात देखें तो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव स्पाइनल अलाइनमेंट। हमारी जो स्पाइन के अलाइनमेंट है उसको इम्प्रूव करने में सहायक होता है, और इसी के साथ साथ इट हेल्प्स टू मेक आवर स्पाइन इवन मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि अलाइनमेंट आ रही है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे करके आपकी स्पाइन की जो स्टिफनेस होगी उसको भी ख़त्म करने का प्रयास करेगा। तो स्टिफनेस रिड्यूस होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली आएगी। उसके साथ
हिप की भी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है इस अभ्यास को करने से, काफ़ी असर मिलता है हिप जॉइंट की मोबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। साथ ही साथ आप देखिए, अगर हम अभी ऊपर से चलते हैं, गर्दन वाला जो स्थान है पीछे की तरफ क्योंकि मुड़ा हुआ है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की एक्टिवेशन होगी या कि नहीं? यस मैम। और उसी के साथ साथ हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो भी रेगुलेट, उसके फंक्शंस रेगुलेट होंगे। कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो भी काफ़ी लाभ मिलता है इस अभ्यास को करने से। ये अभ्यास जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही रामबाण का काम करती है। यदि किसी को, देखिए चेस्ट वाला जो रीजन है ये काफ़ी इसमें पीछे की तरफ देखिए, जो कंधा है पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले अभ्यास में जैसे कहा था कि पूरा जो बॉडी है आपका एक लाइन में होना चाहिए। इट अप्लाइज हियर ऑल्सो इन अर्ध मत्स्येंद्रासन कि आपका जो पूरा बॉडी है, दोनों नीज, दोनों शोल्डर और जो गर्दन वाला स्थान है वो बिल्कुल एक लाइन पर रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, झुक के नहीं बैठना है इस अभ्यास में। ओके, तो जब हम पीछे वाले कंधे को और पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं तो चेस्ट वाले रीजन पे काफ़ी अच्छा खिंचाव देखने को मिलता है। इसी के कारण रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं उसमें कमी आती है। एब्डोमिनल एरिया पे काफ़ी अच्छा दबाव आता है, तो किसी को मोटापा है, ओबेसिटी है, तो उससे राहत मिलती है। फैटी लिवर है, इंटरनल और जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज करता है, और इसी के साथ साथ पूरे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर टोटल हमारा जितना भी टायर्डनेस होगा, आप जितने भी थकान आपको क्यों ना हो, इस अभ्यास को करने से ओवरऑल क्या है हमारी टायर्डनेस भी कम होती है। और उसी के साथ साथ स्पाइन की यदि बात करें तो बैकएक को भी कम करता है। अगर हम अब कमर से नीचे की तरफ चलें तो देखिए, जो हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है उसकी तो हमने बात कर दी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अलॉन्ग विद दैट तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, उस पर भी काफ़ी अच्छा दबाव पड़ता है इस अभ्यास से। तो मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट यदि किसी को हो, बहुत ज़्यादा पेन होता हो, तो इस अभ्यास को करने से जो हमारा पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि बढ़ता है इस अभ्यास को करने से, तो मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट है तो उसमें भी फ़ायदा पहुंच जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की यदि बात की जाए तो अगेन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, एब्डोमिनल एरिया ट्विस्ट हो रहा है, छाती का दबाव आ जाता है, फिर थाई का दबाव जो है ना, जंघाओं का जो दबाव है वो आपके पेट के ऊपर, छाती के ऊपर पड़ने लगता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इस अभ्यास को थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करें। अगेन प्रेगनेंसी के टाइम पे, है ना, डेफिनेटली वी शुड नॉट प्रैक्टिस दिस। अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर सर्जरी हो रखी है तो आपने अभ्यास को अवॉइड करना है। ओके, स्लिप डिस्क की समस्या है, हाइपरथायराइडिज्म में, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने जब बेनिफिट्स की बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि गर्दन क्योंकि पीछे की तरफ गई हुई है तो थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन हो रही है। थायराइड ग्लैंड यदि फंक्शन अच्छे से कर रहा है, रेगुलेटेड वे में कार्य कर रहा है, तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बैलेंस्ड रहता है। परंतु आप क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस में है, आपका बॉडी ऑलरेडी पित्त प्रवृत्ति का है, आपके शरीर में पहले ही क्या है, आप ऑलरेडी हाइपरथायराइडिज्म से ग्रसित हैं, ऊपर से इसका अभ्यास यदि आप कर रहे हैं तो इट कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स टू यू। सो हाइपरथायराइडिज्म के टाइम पर इसका अभ्यास नहीं करना है। पेप्टिक अल्सर है, हर्निया है या फिर हिप इंजरी है तो भी इसका अभ्यास नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं बद्ध कोण आसन।
हमारे दोनों पैर इस आसन में सामने से बंधे हुए होते हैं, तो एक एंगल बन रहा है हमारे शरीर का, है ना। तो इसीलिए आसन का नाम है बद्ध कोण आसन। तो आप फिगर देख पा रहे हैं, मैंने 2 फिगर्स यहाँ पे लगाई हैं। एक में सिंपल तरीके से ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, जहाँ की स्पाइन जो है वो बिल्कुल ग्राउंड से परपेंडिकुलर है, और आपके जो पैर हैं, दोनों जो थाइस हैं, नीज हैं, वो ऑलमोस्ट ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जब हमारी देखिए कोई भी प्रैक्टिस सिटिंग पोस्चर बेसिकली जिसमें कि स्पाइन हमारा ग्राउंड से 90 डिग्री में होता है, तो उससे काफ़ी हमारी सजगता, चेतना का स्तर बढ़ता है। अगर बेनिफिट्स की तरफ चलें तो जो हमारा ग्रोइन एरिया है और इनर थाई वाला जो एरिया है उसको काफ़ी स्ट्रेच मिलता है इस अभ्यास को करने से। तो ग्रोइन वाला एरिया कौन सा है? हमारा जो स्टमक वाला एरिया, स्टमक से लेकर थाई के बीच में जो स्थान आता है, ठीक है, स्टमक से थाई के बीच का जो स्थान है दैट इज नोन एज ग्रोइन एरिया। तो जब हम बद्ध कोण आसन का अभ्यास करते हैं या फिर हम इसको भद्रासन का अभ्यास भी कहते हैं, तो आगे से हम दोनों पैरों को फोल्ड करके हमारी एड़ियों को पेल्विक एरिया के नज़दीक, पेरिनियल रीजन जो है उसके नज़दीक लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के कारण काफ़ी खिंचाव आता है ग्रोइन एरिया पे। इनर थाई बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रही होती है इस अभ्यास को करने से। यदि आप देखिए क्योंकि इस अभ्यास को करने से शाटिक अगर पेन होता है तो उसमें रिलीफ मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए सभी कि बद्ध कोण आसन के अभ्यास से शाटिका का जो पेन होता है वो रिलीज होता है, क्योंकि हिप का और थाई के एंगल कुछ इस प्रकार से होता है कि हमारे लोअर स्पाइन का जो प्रेशर था जो कि शाटिक नर्व को इरिटेट करती है वो यहाँ पे रिलीज होती है इस अभ्यास को करने से। तो शाटिका में भी काफ़ी लाभप्रद होता है, क्योंकि एब्डोमिनल एरिया में काफ़ी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है। क्योंकि आप देखिए जितने भी हम सिटिंग पोस्चर्स करते हैं, चाहे पद्मासन हो, वज्रासन हो, स्वस्तिकासन हो, सिद्धासन हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एब्डोमिनल एरिया पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है। इसी के कारण अगर कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट है तो उसको काफ़ी हद तक रिलीज करता है। क्लियर है इतना? बद्ध कोण का अभ्यास करने से हाई बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी असर देखा गया है। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस देखने को मिलती हैं जहाँ पे ये पाया गया कि यदि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को बद्ध कोण आसन का अभ्यास दिया जाए तो उनके ब्लड प्रेशर में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। एस्थमेटिक कंडीशन हो, इनफर्टिलिटी की समस्या हो तो भी इस अभ्यास को करने से लाभ मिलता है। ये जो आसन है बद्ध कोण आसन जो है प्रेगनेंसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आसन है। कहा जाता है कि बद्ध कोण आसन में अगर रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए बद्ध कोण आसन का तो ये हेल्प करता है डिलीवरी के टाइम पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए जो मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, वो ज़मीन पे या फिर बेड पे डायरेक्टली लेट नहीं पाते हैं। तो उनको यदि बद्ध कोण की स्थिति आप देख पा रहे हैं, पैर को फोल्ड किया हुआ है और पीठ का सपोर्ट लेकर यदि लेटाया जाए तो उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है और पेट वाले स्थान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता है। ओके, और इजीली जो बैक का हमारा जो पेन है या फिर अगर आपको लग रहा है कि डिस्कम्फर्ट है स्पाइन में तो काफ़ी रिलीज हो जाता है इस अभ्यास को करने से। तो ये पोस्चर यदि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं यदि करें तो पेल्विक एरिया में काफ़ी खिंचाव आता है और इट हेल्प्स टू ओपन आउट द पेल्विक एरिया विच हेल्प्स टू ईज चाइल्ड बर्थ। ओवरऑल जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है थ्रू आउट द बॉडी इट गेट इम्प्रूव्ड, इंक्रीज होता है। इसी के कारण
माइल्ड यदि डिप्रेशन की समस्या हो या फिर एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, उसमें भी कमी आती है। नर्वस डिप्रेशन, अगेन अगर डिप्रेशन है तो भी उस कंडीशन में आपको सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस अभ्यास को करने से हमारा जो मानसिक संतुलन है वो एक बार फिर वापस स्थापित होता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और नोट कीजिए आप सभी कि यदि किसी को मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं एट स्पेशली विद द फीमेल्स ऑफ एज 45 to 50 वाले जो एज ग्रुप है, उस टाइम पे मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, मूड स्विंग्स है ना, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं उस टाइम पे, तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी इम्प्रूव होती है, स्लीप पैटर्न हमारा इम्प्रूव होता है इस अभ्यास से। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा है कि sciatica पेन को रिलीज ज़रूर करता है, परंतु आपको अपनी कंडीशन को एक बार फिर गौर करना है कि अगर आपको इसका अभ्यास करने से आपका पेन अगर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि शातिका में भी जब हम इसके टाइप्स देखते हैं कि पेन आपका जो जैसे आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पेन का इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ रहा है, कि क्या आपका पेन लोअर बैक से थाइस की तरफ जा रहा है या फिर कोई एक्सरसाइज करने से, कोई आसन करने से आपका जो पेन है वो थाइस से लोअर बैक की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका पेन जो है टूवर्ड्स स्पाइन अगर जा रहा है, लो बैक पेन हो रहा है आपको, तब आप ये समझिए कि वो प्रैक्टिस जो है आपके लिए हेल्पफुल है। यदि कोई ऐसी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं जिसमें आप होल्डिंग करके आप खुद चेक कर सकते हो कि क्या आपका शाटिक पेन इस एक्सरसाइज या फिर इस आसन को करने से टूवर्ड्स अगर थाइस की तरफ जा रहा है, तो आपने उस अभ्यास को वहीं पे स्टॉप कर लेना है। इसीलिए मैंने कॉन्ट्राइंडिकेशन में एक बार फिर लिखा है कि आप अपनी स्थिति को देखें कि अगर आपका पेन अगर बढ़ रहा है शातिका का, तो आप उस कंडीशन में इसको छोड़ दें। ओके, ग्रोइंग पेन है, नी इंजरी है, आपको इनर थाई में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, तो आप इस अभ्यास को अवॉइड करें। नीज पे काफ़ी अच्छा दबाव पड़ता है, तो यदि किसी को ऑलरेडी इंजरी है तो इस अभ्यास को ज़रूर अवॉइड करें। नेक्स्ट चलते हैं मेरुदंड आसन। मेरु यानी कि हमारी स्पाइन, दंड डंडे के समान है और आसन की स्थिति है, तो इसीलिए नाम पड़ा मेरुदंड आसन। मेरुदंड आसन। तो यहाँ पे देखिए, इट हेल्प्स टू बैलेंस द स्पाइन ऑन आवर टेल बोन। हमारी टेल बोन जो है, एट द एंड ऑफ आवर स्पाइन देयर इज टेल बोन, है ना। तो ऑलमोस्ट जब हम हिप पे होते हैं तो बैलेंस हमारा ऑलमोस्ट किसके ऊपर होता है? टेल बोन पे होता है। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि हमारी जो टेल बोन होती है उसका नाम क्या है और वो कितनी वर्टिब्रे से मिलकर बनती हैं? प्लीज एवरीवन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। इफ एनीवन वांट्स टू ओपन द माइक एंड टेल, दोज आर आल्सो वेलकम। 5 bones. 5 bones fused to one. No, Ma'am, coccyx. Vipula. मैम कॉकिक्स आई थिंक, एंड उसमें सिर्फ एक ही वर्टिब्रा होती है। एक होती तो है, परंतु उसमें 4 वर्टिब्रेस जो होते हैं वो फ्यूज होकर बनती हैं। टोटल कितने हैं बताइए? टोटल कितने वर्टिब्रेस हैं हमारे? अनफ्यूज्ड वन, 31 confused 31 करेक्ट कीजिए सभी। और कोई? हेलो, और भी कोई बताइए। 7, 12, 5, 4.
7, 12. 12, Number 5. नंबर 5। मृदुला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मृदुला जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है, तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या तो कोई और बताइए। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। 26 अनफ्यूज्ड मैं पूछ रही हूँ, अनफ्यूज्ड। कंफ्यूज तो 24 हो गया ना मैम। अनफ्यूज 24 कैसे हुआ? ओके, सो दिस इज द 7, क्वेश्चन। 12 और 7, 12, 5 नंबर 5 हो गया, ठीक है। 12, 7, 19, 5 ठीक है, फिर 4 उसका हो गया जो फ्यूज है। 28 ठीक है, 28, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप सभी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। सो प्रतिभा जी, मैंने अनफ्यूज्ड पूछा है। सो 7, 12, 1, 1 ये तो वैसे भी रॉन्ग है, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। तो आई एम गिविंग यू होमवर्क टुडे। आप सभी ने देखो, ये तो वेरी बेसिक क्वेश्चन अबाउट योर स्पाइन है ना। तो अगर यही नहीं समझ में आएगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बाकी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास टुमारो आई विल आस्क यू हाउ मेनी फ्यूज्ड एंड अनफ्यूज्ड vertebrae are there in our vertebral column. ओके, तो अभी तक मेरे पास किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया है। नहीं पता, नीलम जी ठीक है। 5, ओके। मृदुला जी वेरी गुड। 7, 12, 5, आर लिखा है आपने, चलिए कोई बात नहीं, एक मिस हो गया, आप दोबारा उसको करेक्ट करके बताइए मुझे। सो आगे चलते हैं। बैलेंसेस द स्पाइन ऑन द टेल बोन। ठीक है, तो हमारा जो कॉक्सिक्स वाला बोन है, इस पे फ्यूज होके ये 4 बोन्स होती हैं जो फ्यूज होकर एक बोन बन जाती है। चलिए, एक हिंट मैंने दे दिया यहाँ पे, आप सभी बाकी पर काम करके आएंगे कल की क्लास में। ओके, सो मेरुदंडासन अगर हम जब करते हैं इस अभ्यास को, आप देखिए स्पाइन का जो हिस्सा है वो कितना अच्छे से एक डंडे के माफिक आ चुका है। तो यहाँ पे जो मेरुदंड कहा जा रहा है, इट इज बेसिकली द सेंट्रल एक्सिस, एंड दैट सेंट्रल एक्सिस हम किसको कह रहे हैं? इट्स द स्पाइन विच नरिशेस द होल बॉडी फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉडी टू द बॉटम। ओके, तो रिजुवेनेट्स द स्पाइनल नर्व्स ऑल्सो। एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे आप देख पा रहे हैं, ये जो एब्डोमिनल वाला एरिया है, इस पे प्रभाव पड़ने के कारण टोनिंग इफेक्ट आता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर। ओके, रिस्टोर्स द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय स्टिमुलेटिंग इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस। ओके, ओके, देन इसके बाद कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, तो उसमें भी सहायता प्रदान होता है। और आप देखिए कि यहाँ पे जैसे कि इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस की बात कही जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इम्प्रूव कर रहा है, और ये हेल्प कर रहा है कि हमारा जो पेरिस्टालसिस है उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए, हमारा जो खाना है, डाइजेशन हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से नीचे की तरफ, हमारा जो फूड है वो नीचे की तरफ जाए टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन्स। उसमें मेरुदंड आसन का काफ़ी हेल्प रहता है। सो व्हाट इज पेरिस्टालसिस? व्हाट इज पेरिस्टालसिस? प्रतिभा, सतीश, नीलम, कुंज विहारी जी, व्हाट इज पेरिस्टालसिस? व्हाट इज पेरिस्टालसिस? कमा क्रंचन जो गति होती है हमारी, Movements that takes place in intestines, no?
That is intestinal peristalsis. And can I? Yeah, sure. Peristalsis is a movement of the muscles, ma'am. It opens when the food enters, it opens from GIT to the anus. There is And a it's very good movement. peristalsis movement. That is why we are injecting and excreting. All the process is taking. Very good. Very good. What's your name, dear? मृदुला. ओके, वेरी नाइस आंसर. तो आगे चलते हैं. तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट इस अभ्यास को करने से इम्प्रूव होता है. तो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन प्रोसेस ठीक हो रहा है. ओवरऑल कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, है ना. तो हमारे जो बबल मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे होंगे. ओके, सो काफ़ी लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है. बबल्स को क्लियर करने में काफ़ी परेशानी होती है. क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होने लगती है. तो ऐसे में मेरुदंडासन जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है. इट ऑल्सो एनहांसेस फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट आप देखिए कि हम पूरा का पूरा क्या है, हिप के ऊपर बैलेंस कर रहे हैं. टेल बोन पे स्पेशली वी आर बैलेंसिंग. तो नाव आसन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. अंडरस्टूड. सो नाव आसन कैसे करेंगे, इस तरीके से, है ना. और हाथ हमारे कहाँ होते हैं, आगे की तरफ. ये हमारे दोनों हाथ हो गए और ये हमारे पैर हो गए, है ना. तो पैर ऑलमोस्ट हमारे किस लेवल पे होते हैं, जिस लेवल पे हाथ हमने उठाए हैं उसी लेवल पे. तो ये बिग टोज, हमारे हैंड्स और आई लेवल जो होगा, ये तीनों एक लाइन पर होना चाहिए. नावासन, है ना. नावासन आप सभी जानते हैं किस तरीके से करना है. तो अगेन यहाँ पे टेल बोन पे हम बैलेंस कर रहे होते हैं. टेल बोन पे बैलेंस कर रहे होते हैं. तो उसके लिए प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस किस तरीके से हम करें, देखें सपोर्टेड वे से कर रहे हैं. दोनों पैरों को पकड़ रखा है हमने हाथों से, तो कहीं ना कहीं हम बैलेंस अपना बना लेते हैं. तो नव आसन के लिए प्रिपरेटरी आसन हम मेरुदंड को कह सकते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो आप देखिए कि जब हम बैलेंस करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेच जो होता है वो स्पाइन के लोअर साइड पर आ रहा होता है. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर लो बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, शातिका के कंडीशन में, अगेन देखिए ऑलमोस्ट हम क्या है फॉरवर्ड बेंड वाले कंडीशन में है, पैर पूरे एक्सटेंडेड हो रखे हैं. तो शातिका का जो पेन है वो कभी कभी काफ़ी वर्स हो जाता है. ओके, तो आपने ध्यान रखना है कि इस अभ्यास को आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करें. हाई बीपी अगर है तो आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस करने की जब स्थिति होती है तो हम अपने श्वास को होल्ड कर लेते हैं. तो उस कंडीशन में बीपी एकदम से शूट अप हो सकता है. तो आपने ध्यान रखना है कि सावधानी से करना है, अंडर गाइडेंस या फिर किसी के साथ यदि आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर ही आप इसका अभ्यास करें. तो ये कुछ ऐसी ही स्थिति होती है जैसे कि एक धनुर्धारी जो होता है, आर्चर जो होता है, वो बाण बस चलाने से पहले की जैसी अवस्था होती है ना, धनुष से बस तीर छोड़ने की पहले की जो पूर्व अवस्था है, बिल्कुल वैसी अवस्था इस आसन के दौरान हो जाती है. इसीलिए इस आसन का नाम अकर्ण धनुर आसन है. बेनिफिट्स की यदि बात की जाए तो ये अभ्यास जो है कहीं ना कहीं हमारे पूरे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है. कि देखिए इट हेल्प्स टू इम्प्रूव वंस ग्रेस एंड कंसंट्रेशन. फोकसिंग पावर इससे इम्प्रूव होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए भाव हमारा कैसा आ रहा है धनुर्धारी जैसे, कहीं देखिए भाव हमारा कैसा आ रहा है धनुर्धारी जैसे बाण, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं होंगे तब तक तीर कैसे छोड़ेंगे. तो वैसा ही कंसंट्रेशन पावर हमारा भी, फोकस लेवल हमारा इंक्रीज होता है. ब्रीदिंग कैपेसिटी को एनहांस करता है, क्योंकि आपने पूरा एक हाथ क्या है ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, तो चेस्ट वाला जो एरिया है उस पर काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन फील होता है. तो इसी के कारण ब्रीदिंग कैपेसिटी जो होती है गेट एनहांस्ड ग्रेटली. काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रीथिंग पैटर्न हमारा इम्प्रूव होता है.
किसी को बहुत ज़्यादा शॉर्ट ब्रीदिंग होती है तो उनमें भी फ़ायदा ज़रूर मिलता है। अलॉन्ग विद दैट थाई की, ग्रोइंग एरिया की, चेस्ट का, शोल्डर का, पेल्विक एरिया, स्पाइन है, एब्डोमिनल मसल्स हैं, इन सभी का फ्लेक्सिबिलिटी आता है इस अभ्यास को करने से। आप देखें ग्रोइन वाला जो स्थान है हमारा, चेस्ट अभी मैंने आपको बता ही दिया है ना। शोल्डर आप देख पा रहे हैं कि एक हाथ पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया हुआ है, तो शोल्डर पे भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है इस अभ्यास का। और जो पैर ऊपर की तरफ है, इस नी का फ्लेक्शन हो रहा है, अलॉन्ग विद दैट जो थाई है इस पे भी खिंचाव पड़ता है। तो पूरा का पूरा आप देखिए दोनों साइड से करेंगे तो दोनों पैर पे सेम इफेक्ट आएगा, यस और नो, है ना। अलॉन्ग विद दैट अगर हम शरीर का पश्चिमी भाग देखें, पीछे वाला हिस्सा देखें, तो शोल्डर के पीछे जो स्कैपुलर पार्ट है हमारा, उस पे भी काफ़ी खिंचाव देखने को मिलता है। तो उतना उतना हिस्सा जो हमारे बैक का है, पीठ का है, उसमें भी स्ट्रेच आ रहा है। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू रेगुलराइज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, मेंस्ट्रुएशन का टाइम आगे पीछे होता है, या फिर ग्रोइन रीजन में या फिर एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज़्यादा पेन है, लो बैक पेन है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो उसमें भी रिलीफ मिलता है अकर्ण धनुरासन करने से। अलॉन्ग विद दैट डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है। विद दैट जो हमारी कोर मसल्स होती हैं उसको भी स्ट्रेंथन अप करता है ना। तो डाइजेशन पावर क्योंकि इम्प्रूव हो रही है, तो आप देखिए कि कॉन्स्टिपेशन, अगर इंडाइजेशन की समस्या है तो वो भी ठीक करेगा। अलॉन्ग विद दैट चेस्ट का यहाँ पे एक्सपेंशन होने के वजह से मैंने आपको कहा कि ब्रीदिंग कैपेसिटी तो इम्प्रूव हो ही रही है। अलॉन्ग विद दैट जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो यदि किसी को लो बीपी यदि है तो इस अभ्यास को करने से काफ़ी लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। परंतु ध्यान रखना है अगेन कि अगर स्पाइनल इंजरी है, शोल्डर इंजरी है, क्योंकि शोल्डर काफ़ी हद तक इस महसूस कर रहा होता है, तो आप देखिए आर्चर धनुर्धारी है तो शोल्डर तो स्ट्रांग होना ही चाहिए कि नहीं। तो शोल्डर इंजरी है तो इस अभ्यास को अवॉइड करना है। नी इंजरी है तो भी अवॉइड करना है। ओके, हैमस्ट्रिंग अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ है या फिर कोई लिगामेंट टियर है आपका, तो आपने ध्यान रखना है कि आप इस अभ्यास को अवॉइड करें। प्रेग्नेंट वुमेन कहा जाता है कि ऐसे काफ़ी बार देखने को मिलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है इस अभ्यास को करने से, और काफ़ी हद तक ऐसा भी कहा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन यदि अकर्ण धनुरासन का अभ्यास करे तो मिसकैरेज की कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए सावधानी पूर्वक करें इस अभ्यास को। नेक्स्ट आसन गोमुख आसन, ठीक है, गोमुख आसन। तो गो गाय के मुख के समान हमारे शरीर की आकृति हो जाती है, नाम है गोमुख आसन। ओके, तो आप देख पा रहे हैं इसमें पैर की आकृति किस प्रकार हो रखी है, एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर है, कैसा ना। तो उसके कारण हम जो मुंह का ऑलमोस्ट जो फेस है ये हम गाय के मुंह के साथ बिल्कुल रिजेंबल करता हुआ सा देख सकते हैं, है ना। कान हो गए और मुंह की जो आकृति है वो दोनों पैरों से मिलकर बन रही है, ठीक है। तो गोमुख आसन का जो अभ्यास है, आप देखिए इसमें जो पैर ऊपर की तरफ होता है, काफी बार हम दो वेरिएशन मोस्टली देखते हैं। एक वेरिएशन में कि जो पैर ऊपर की तरफ है उसका ऑपोजिट जो हाथ होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। काफी बार ऐसा भी देखने को मिलता है। सेकेंड वेरिएशन में क्या है कि जो पैर आपका ऊपर की तरफ, यानी कि जो नी ऊपर की तरफ होगा वही हैंड, है ना, उसी तरफ का हाथ पीछे की तरफ से गया होता है, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएशन आप सभी को समझ में आया कि ये जो फिगर है इसमें एक वेरिएशन बताई जा रही है कि जो नी ऊपर की तरफ है उसका ऑपोजिट हैंड पीछे की तरफ फोल्डेड है ऊपर से। दूसरे वेरिएशन में
जो नी ऊपर की तरफ होती है उसी साइड का जो हाथ होगा वो पीछे से फोल्डेड होगा। ठीक है, तो ये दो वेरिएशन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि गौमुख आसन का जो अभ्यास है वो शाटिक पेन को रिलीव करने में बहुत 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 लाभकारी है। तो शाटिका का जो पेन है वो देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले के प्रैक्टिसेस में कि क्यों हो रहा है शाटिका का पेन। तो हिप और थाई की जो कंडीशन इसमें बनती है उस कंडीशन के कारण लोअर बैक पेन रिलीज होता है और उसी के साथ साथ जो हमारा शाटिक नर्व का जो कंप्रेशन फील हो रहा है वो रिलीज हो जाता है। तो इसी के कारण शाटिका का पेन में काफ़ी हेल्प होता है कि उस पेन को रिड्यूस किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट जो हमारे एंकल्स हैं, एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अगर हम चेस्ट वाले एरिया को यदि देखें, है ना, तो हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन अप करता है। ध्यान रखिए कि हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन अप कर रहा है, स्ट्रेचिंग इफेक्ट पड़ रहा है, तो इट विल हेल्प टू इम्प्रूव कार्डियक मसल ऑल्सो, उनको स्ट्रांग बनाता है। अलॉन्ग विद दैट इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑल्सो। किसी का बैड पॉस्चर है, स्पाइन के अलाइनमेंट खराब है ना, बैठने उठने के तरीका बहुत ही खराब है, उसके कारण देखिए धीरे धीरे करके आफ्टर अ सर्टेन एज स्पाइन एकदम खराब हो जाती है। और तो इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो एक करेक्ट पॉस्चर में हम इन सभी चीज़ों का अभ्यास करें। परंतु काफ़ी लोगों का बैड पॉस्चर होता है तो उसमें सुधार मिलता है इस अभ्यास को करने से। स्पाइनल अलाइनमेंट अगेन इट विल बी इम्प्रूव्ड विद द गोमुख आसन। इस आसन को करने से जो इफेक्ट है वो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे भी पड़ता है। किडनीज पे स्पेशली स्टिमुलेटिंग इफेक्ट जब पड़ रहा है तो स्टडीज ये कहती है कि इस तरीके से इस गोमुख आसन का प्रभाव पड़ता है कि हमारा अगर किसी को किडनी में जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो गोमुख आसन का अभ्यास उसमें काफ़ी लाभप्रद रहता है। ठीक है, क्योंकि चेस्ट वाले एरिया में काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन है, ब्रीदिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहा है, तो इससे हमारा जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उस पर भी फ़ायदा अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए फिजियोलॉजिकली तो हम एड्रिनल ग्लैंड से इसको रिलेट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट ब्रीदिंग पैटर्न एनहांस होने से एंजाइटी है, स्ट्रेस है इत्यादि जो कंडीशंस हैं उसमें काफ़ी हेल्प देखने को मिलता है। बिकॉज this practice will help to improve the blood flow towards your brain, है ना। तो ब्रेन की तरफ का जो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ रहा है इस आसन में इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण काफ़ी हेल्प मिलती है स्ट्रेस को कर्ब करने में। okay, so it will make us more concentrated and focused also, क्योंकि इसमें दृष्टि आप सामने की तरफ रखें या फिर आंखें बंद करके आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस आसन में आसन स्थिति ग्रहण कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को यदि हम करें तो काफ़ी अच्छा हमारा कंसंट्रेशन पावर बनता है। अलॉन्ग विद दैट अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा क्या है, हार्ट मसल्स पे इसमें कार्डियक मसल्स जो हैं वो भी स्ट्रेंथन अप हो रही हैं। तो देखिए कि हमारा जो ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रहा है। अब ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से हम क्या समझते हैं कि आपका जो हार्ट अटैक का समस्या है ना, तो ये सब हाई कोलेस्ट्रॉल है शरीर में, तो कहीं ना कहीं हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ क्या है, ठीक नहीं है। परंतु गोमुख आसन का अभ्यास करें तो इससे हमारा जो हार्ट है और उससे रिलेटेड जो वेसल्स निकल रही हैं उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। ओके, तो आप जब देखिए कि एक हाथ ऊपर की तरफ गया हुआ है, दूसरा हाथ नीचे की तरफ है, तो पहले एक तरफ का चेस्ट वाला जो एरिया है वो एक्सपैंड होता है
ऑल्टरनेटिवली अगर आप करेंगे, दूसरे हाथ से पोजीशन को चेंज करेंगे, तो सपोज करो कि राइट हैंड ऊपर की तरफ है, तो सेम आप जैसे काउंटर पोज करते हैं तो ये राइट हैंड से किया, तो लेफ्ट हैंड से जब करेंगे तो सेम इफेक्ट आपके राइट साइड के चेस्ट पर और पेट वाले हिस्से पर, शोल्डर वाले हिस्से पर पड़ेगा। तो इससे हमारे चेस्ट रीजन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं तो उनमें काफ़ी जो स्ट्रेन पड़ रहा होता है वो रिलीज होता है कहीं ना कहीं, और उसके कारण जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जमा हो रहा है या फिर सही तरीके से लिवर से इमल्सिफाई नहीं हो रहा है ना। तो लिवर में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि फैट इमल्सिफाई करता है, बताइए। मैम कोलेस्ट्रॉल? नहीं, कोलेस्ट्रॉल इज फैट डिपोजिशन ओनली ना। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, क्या सिक्रीट करता है? बाइल। यस, है ना, बाइल जूस सिक्रीट करता है एंड इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फैट। एडिपोज टिश्यूज जो हैं उसको एमल्सिफाई करने में, उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए एब्डोमिनल एरिया से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो उसके कारण कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं मैनेज होता है हमारे शरीर में। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें एलडीएल को कम करना है और एचडीएल की जो मात्रा होती है वो शरीर में बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसको किस तरीके से करेंगे हम? एलडीएल को कम कैसे करोगे? प्रैक्टिसेस करके, एक्सरसाइजेस करके, आसनों का अभ्यास करके, एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लेना है आपने, है ना, एक्स्ट्रा कैलोरी अपने खाने में नहीं लेना है। देखिए इसके दो कारण होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है हमारे शरीर में। या तो आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, बाइल जूस ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सो दैट कि वो फैट को इमल्सिफाई नहीं कर पा रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारा डाइटरी जो हम चीज़ें ले रहे हैं वो प्रॉपरली हम खा नहीं रहे हैं, ओके, या फिर हम बहुत ज़्यादा तली भुली चीज़ें खा रहे हैं, या फिर सैचुरेटेड फैट का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अपने डाइट में काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। So this is not good for you. So low density lipoprotein is what? It will create more disturbance in your body. तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि एलडीएल को खत्म करके the regular practices of asanas and some other practices एलडीएल की मात्रा को कम करें और हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन्स हैं उसको बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गौमुखासन। तो बेनिफिट्स हमने देख लिए। इसके बाद हम चलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की तरफ। तो बहुत ज़्यादा शोल्डर स्टिफनेस है, फ्रोजन शोल्डर है, तो आप इस अभ्यास को ना करें। आप सिर्फ पैर की आकृति बनाकर बैठ सकते हैं। उस कंडीशन में एक पोस्चर ऐसा भी होता है कि आपने सिर्फ पैरों की पोजीशन बनाई हुई है इस तरीके से गौमुख के जैसे, और दोनों हाथों को एक हथेली के ऊपर दूसरा हथेली आपने नी के ऊपर रखा हुआ है। ओके, तो एक पोस्चर वैसा भी आप अटेंड कर सकते हैं यदि आप में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है शोल्डर्स में। शोल्डर इंजरी है तो आप इस अभ्यास को ना करें, है ना, ये 2 बार हो गया है। शोल्डर पेन है, शोल्डर इंजरी है तो आप इसको ना करें। नी पेन है, हिप पेन है, अगेन आपने इस कंडीशन में गोमुख आसन को अवॉइड करना है। ब्लीडिंग पाइल्स है तो भी आपने इस अभ्यास को अवॉइड करना है क्योंकि काफ़ी प्रेशर आता है एनल एरिया पे, तो आप प्रयास करें कि इस पाइल्स की कंडीशन में गोमुख आसन का अभ्यास ना करें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रोन पोस्चर्स की तरफ, यानी कि पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की तरफ। सबसे पहले मकर आसन। मकर आसन, मकर के भांति हमारे शरीर की आकृति हो जाती है कि जिस प्रकार आप देखिए मगरमच्छ जो है, क्रोकोडाइल जो है, उसका पेट वाला हिस्सा जमीन की सतह पर लगा हुआ होता है
यानी जब वो ज़मीन पे है या फिर पानी की सतह पर है तो उसका पेट वाला जो हिस्सा होता है वो ज़मीन के साथ, पानी के साथ लगा हुआ है। तो सेम हमारी आकृति भी कुछ ऐसे ही मगरमच्छ की तरह बन जाती है। ओके, तो नाम क्या है? आसन का नाम है मकर आसन। टेक्स्ट कहता है कि मकर आसन के अभ्यास से देहाग्नि, जो शरीर की अग्नि है, उसको इम्प्रूव करता है। तो कहीं ना कहीं हम इससे ये मान सकते हैं कि हार्ट की कंडीशन ठीक हो रही है, डाइजेस्टिव फायर ठीक हो रहा है और उसके कारण ओवरऑल जो हमारे शरीर की अग्नि है वो सही हो रही है, ठीक हो रही है। ओके, मकर आसन का जो अभ्यास है, देखिए जनरली जब हम लेटकर पेट के बल आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं, पेट के बल लेटकर जब आसन शुरू करते हैं तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मकर आसन की स्थिति में रिलैक्स करते हैं। देन लेटर वी कैन स्टार्ट विथ सम अदर प्रैक्टिसेस। ओके, तो इसमें मकर आसन की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि एक में हाथ का सहारा लिया जा रहा है, दोनों कोहनियों को शरीर से कुछ दूरी पर रखा जाता है ना, और काफ़ी अच्छा जो स्ट्रेच है वो स्पाइन पर आता है। पेट वाले जो एरिया है इस पे दबाव पड़ता है। आगे से चेस्ट वाला एरिया देखें तो चेस्ट वाला एरिया एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि गर्दन आपकी ऊपर की तरफ गई हुई है। ठीक है, सो दिस इज वन पोस्चर। दूसरे पोस्चर में हम क्या करते हैं, दीज आर सम वेरिएशंस ऑफ डूइंग मकर आसन। तो एक में हम हाथों को कोहनी को जैसे सामने की तरफ रख के, मैंने आपको बताया, दोनों हथेली को हम ऑपोजिट चीक्स के ऊपर प्लेस करते हैं। यदि किसी को सर्वाइकल की समस्या हो तो क्या कर सकते हैं, वो अपने शोल्डर्स को आगे फोल्ड करके, मतलब हाथों को फोल्ड करके एक हथेली के ऊपर दूसरा हथेली रख के माथा अपनी हथेली के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, माथा हथेली के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है शोल्डर का और ज़मीन का, ये बहुत ज़्यादा है। आपने ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में आप लेते कि आपका जो शोल्डर है वो ज़मीन के थोड़ा नज़दीक हो। अगर पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो करीब करीब ज़मीन से नज़दीक हो, ऐसा प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अन्यथा क्या होगा कि आपके एल्बोज में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है और आपके शोल्डर पे भी काफ़ी स्ट्रेन आएगा। तो इसलिए प्रयास करें कि अगर आप ये सेकंड वेरिएशन कर रहे हैं जिसमें कि माथा रखना है, या फिर सर्वाइकल के पेशेंट्स को अगर माथा रखने की आवश्यकता है तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आपका शोल्डर जो है वो ज़मीन से उठा हुआ ना हो। तीसरा वेरिएशन देखें, इसमें पैरों की स्थिति तो सेम है। ये जो पंजे हैं आप देख पा रहे हैं, जब जो एल्बोज सामने की तरफ रखे थे, इसमें दोनों पंजे क्या हैं, पीछे की तरफ एक साथ मिले हुए होते हैं। जैसे आप भुजंगासन की स्थिति में जैसे दोनों पैरों को पीछे मिला के रखते हैं, या फिर थोड़ा सा गैप के साथ भी, अंतर के साथ भी प्रैक्टिस किया जाता है। परंतु ये वाला जो वेरिएशन है, सबसे ऊपर वाला जो वेरिएशन है, इसमें पीछे से दोनों पैरों के बीच में करीब करीब 2 से 2.5 फीट का अंतर रखा जाता है और पंजों को बाहर की तरफ साइडवेज रखा जाता है। आगे से दोनों हाथों को फोल्ड करके एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखा जाता है और किसी एक साइड गर्दन को लिटाकर इस तरीके से हम लेटते हैं, है ना। तो तीनों के अपने अपने फायदे हैं। इसका अपना फायदा है, इसका अपना फ़ायदा है। ये जो ये आसन है मकर आसन, जिसमें कि हेड नीचे की तरफ रखा हुआ है, इसका अपना प्रयोजन है। ठीक है, क्योंकि सारे लोग गर्दन को ऊपर करके नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, गर्दन को साइड में रख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सो दे कैन कीप देयर फोरहेड ओवर द पाम्स। और इसमें क्या होता है कि जनरली सर्वाइकल एरिया पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता है, तो सर्वाइकल की एक न्यूट्रल पोजीशन होती है, तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं आएगा। तो सर्वाइकल अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आप इस अभ्यास को इस तरीके से न्यूट्रल पोजीशन में रख के अपने स्पाइन को अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पेट के ऊपर काफ़ी अच्छा दबाव पड़ता है, तो
इट हेल्प्स टू बैलेंस द फंक्शंस ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करती है मकर आसन। ब्लड सर्कुलेशन को पूरे शरीर में इम्प्रूव करता है। और मकर आसन का अभ्यास जो है, देखिए स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, बहुत ज़्यादा थकावट है तो हम लेटकर पेट के बल रिलैक्स कर सकते हैं। मकर आसन जो है, देखिए वन ऑफ द रिलैक्सेटिव आसन। तो अगर आप पीठ के बल लेटकर नहीं सोना चाहते हैं या फिर ड्यू टू बैक पेन, सीवियर बैक पेन, अगर आप पीठ के बल नहीं लेट पा रहे हैं तो आप पेट के बल लेटकर मकर आसन का अभ्यास करेंगे तो भी आपके पूरे शरीर की जो थकावट है, शारीरिक थकावट है, मानसिक थकावट है, उसमें सहायता आपको ज़रूर मिलेगी। मकर आसन का अभ्यास जो है, स्लिप डिस्क, शाटिका का पेन है ना, इसको ख़त्म करने में काफ़ी लाभप्रद रहता है। चेस्ट के ऊपर आप देखिए दबाव पड़ता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एस्थमेटिक कंडीशन में हमें अभ्यास को नहीं देना है। एस्थमेटिक कंडीशन के टाइम पे हमें मकर आसन का अभ्यास नहीं देना है, परंतु जैसे कि ये फर्स्ट वाला वेरिएशन मैंने आपको बताया, क्योंकि लंग्स इसमें पूरा ऊपर की तरफ खिंच रहा है, चेस्ट वाला एरिया काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड हो रहा है, तो एस्थमेटिक कंडीशंस में हमें सहायता ज़रूर मिलेगी, परंतु पेट के बल लेटकर उनको अभ्यास देना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, उनकी कंडीशन को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो आपने एक व्यक्ति के समस्या को पहले समझना है, उनकी कंडीशंस को समझना है, क्या उनके रिस्क फैक्टर्स हैं, है ना, तो उसको समझते हुए मकर आसन का अभ्यास करना चाहिए। मकर आसन का अभ्यास यदि हम करें तो देखिए, अभी जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि एस्थमेटिक कंडीशन है, तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर पेट के बल लेटते हैं तो कितना ज़्यादा हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है ना, हृदय के ऊपर दबाव पड़ता है, छाती के ऊपर दबाव पड़ता है, तो श्वास लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। परंतु बहुत सारे रिसर्चेस हमें ऐसे मिलते हैं, यदि आप लोग भी सर्च करें, यू कैन फाइंड आउट दैट विद द हेल्प ऑफ मकर आसन, जो हमारी COPD की समस्याएं होती हैं या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें काफ़ी सहायता मिलती है, उनको रिलीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं मकर आसन का अभ्यास। मकर आसन है, भुजंगासन है, परंतु यू शुड बी केयरफुल टू whom यू आर गिविंग। ओके, BP हो गया, हार्ट रेट हो गया, इनको भी मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल है मकर आसन का अभ्यास। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है। आपने ध्यान ये देना है कि मकर आसन का जो अभ्यास है, इसको इमीडिएटली खाने के बाद नहीं करना है, ठीक है, खाने के बाद नहीं करना है, क्योंकि पेट के बल लेटना नहीं चाहिए हमें जनरली खाने के बाद। आप किसी एक साइड को, मोस्टली लेफ्ट साइड की करवट लेकर हमें लेटना चाहिए अगर आप लेट भी रहे हैं तो। अन्यथा आप कुछ देर वज्रासन में या फिर किसी भी सिटिंग पोस्चर में 15 से 20 मिनट बैठे और उसके बाद आप थोड़ा सा टहलना है तो आप टहल सकते हैं, परंतु ये चीज़ ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद भी आपने नहीं टहलना है, ठीक है। कोई आप में से मुझे बताएगा कि खाने के तुरंत बाद हमें क्यों नहीं टहलने जाना चाहिए, क्यों नहीं वॉक करना चाहिए, क्यों नहीं वॉक करना चाहिए? कृतिका, मृदुला। हाँ मैम, जब भी when we have मैम स्टमक मैक्सिमम एक्सपैंड होता है, डायफ्राम को अच्छे तरह पीछे ऊपर नीचे जाने का इतना स्पेस नहीं होता है। तो जब हम वॉक करते हैं ना, ज़्यादा ऑक्सीजन लेना चाहिए, इसीलिए हमारा डायफ्राम को इतना जगह नहीं होता है ऊपर नीचे जाने का, इसलिए नहीं तुरंत वॉक नहीं करना। ठीक है, दिस थिंग इज ऑल्सो करेक्ट, बट द अदर थिंग इज
लंग्स को थोड़ा मैम ये मूव होने के बाय लिए एनी चांस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को इम्पीड करता है क्या? डिप्लीट करता है, यू आर आस्किंग सो इम्पीड नीरू, करता है मैम इंक्रीज करता पेरिस्टाल्टिक, है? आई एम नॉट श्योर, आई एम आस्किंग मैम। नो आई एम नॉट क्लियर विथ योर क्वेश्चन, वॉइस थोड़ा मैम सा मुझे नहीं आ रही है। मैम इम्पीड करता है क्या उसके मूवमेंट्स को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं को? नहीं, देखिए होता क्या है यहाँ पे कि जब हम खाना खाने के बाद तुरंत अगर वॉक करने के लिए जाते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस एक ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, है ना? तो आपने खाना खाया तो ऑल ऑफ योर ब्लड सर्कुलेशन विल गो टुवर्ड्स योर एब्डोमिनल एरिया टू असेस द डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है ना? वो हेल्प करने के लिए जाएगा। पर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, तुरंत आपने खाना खाया और आप सीधे चले गए हो चलने के लिए, तो आपका वर्टिकल पोजीशन है तो आपको चलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? So all your blood circulation will go towards the legs if you are walking immediately after eating. So you should not do so. हम थोड़ी कितना देर डिफरेंस रखना सिटिंग चाहिए पोस्चर में, मैम? वॉक और हमारे लंच या डिनर का ब्रेक गैप कितना रखना चाहिए? अभी जैसे मैंने बताया कम से कम 15 से 20 मिनट हो तो दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ओके मैम। चलिए, सो इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा जो शरीर का आपका थकान है उसको भी रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है? प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं करना है आपको। बहुत ज़्यादा देखिए कभी होता है कि पेट में दर्द है तो हम पेट के बल लेट सकते हैं, परंतु यू शुड बी श्योर कि आपको किस कारण से आपको पेट दर्द हो रहा है, ओके? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कंडीशन में मैंने आपको जैसे कहा कि आप गर्दन वाली पोजीशन को ना करें, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपने जो एल्बोस की पोजीशन अगर बहुत पास में रखी है, ठीक है, हाथ को अगर प्रॉपर स्ट्रेच नहीं दिया है आपने, हाथ को बहुत नज़दीक रखा है, तो काफ़ी स्ट्रेच पड़ता है हमारे गर्दन वाले स्थान पर। तो आपने ध्यान रखना है कि गर्दन की पोजीशन इसमें कैसी है, आपका हाथ का पोजीशन किस प्रकार से है और आपके गर्दन में किस प्रकार का स्ट्रेच आ रहा है, तो आपने उसको समझना है और उसके बाद ही सर्वाइकल वाली कंडीशन में आपने प्रयास करना है कि इस अभ्यास को किया जाए, ओके? अन्यथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कंडीशन में मैंने वैसे भी मना किया कि पेन है तो आपने अवॉइड करना है, अन्यथा आपका पेन बढ़ सकता है। तो आप गर्दन को किसी एक साइड पे रखें, फिर थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद गर्दन को दूसरे साइड पलट लें, या नहीं तो सिंपल तरीका है कि आप अपने फोरहेड को अपने पाम्स के ऊपर रखकर आराम से लेट जाइए, ठीक है? नेक्स्ट एक चीज़ और है इसमें कि देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग पैटर्न उनका चेंज हो रहा है, फास्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चंचलता आ रही है, बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बॉडी में कहीं ना कहीं कम होने लगता है। ओवर दैट इफ़ यू आर स्लीपिंग ऑन योर स्टमक साइड, है ना, तो आपने हाथ को आगे से फोल्ड भी कर लिया और फोरहेड को हाथ के ऊपर भी रख लिया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप पीठ के बल लेटे या फिर उठकर बैठकर शिथिल दंडासन की स्थिति में ज़रूर रिलैक्स करें। मकर आसन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट भुजंगासन की तरफ, ओके? नेक्स्ट आसन भुजंगासन ले रहे हैं हम यहाँ पे। भुजंग आसन, देखिए शरीर किस प्रकार से है, भुजंग के जैसे सर्प के शरीर के माफिक हमारे सामने का जो शरीर है पूरा ऊपर की तरफ रेज हो रखा है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो रेज्ड हुड कोबरा पोज भी समटाइम्स वी यूज्ड टू टेल इट एज, पर वी विल यूज ओनली द ऑथेंटिक नेम भुजंग आसन। तो शरीर क्या है, सर्प का शरीर आप देखिए आगे से क्या होता है, फन ऐसे उठा हुआ रहता है, तो हमारे शरीर, हमारे सामने का शरीर भी ऊपर की तरफ जमीन से उठा हुआ है, इसीलिए आसन का नाम पड़ा भुजंग आसन। और भुजंग आसन देखिए स्पाइन को लचीला बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है।
बैक पेन को रिलीज करता है। वेरी गुड प्रैक्टिस। आप मकर आसन हो गया, भुजंग आसन, शलभ आसन, धनुरासन, ये सारी प्रैक्टिसेस बैक पेन के लिए कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ओके, चलिए अब उसके बाद और बात करते हैं। स्पाइन को हेल्दी बनाता है, बैक पेन को रिलीव करता है। पेट वाला जो हिस्सा होता है इसमें पूरा दबाव आ रहा होता है, तो इसी कारण जो हमारी एपेटाइट है या फिर वो बढ़ती है, भूख लगने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, गैस्ट्रिक फायर हमारा इंक्रीज होता है, जठराग्नि बढ़ती है, और जितने भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उसमें बहुत अच्छा भुजंग आसन का अभ्यास करने से। ठीक है, तो यहाँ 2 फोटोज आप देख पा रहे होंगे। एक में एल्बोज जमीन से लगी हुई हैं, एक में क्या है कि आप नाभि वाला हिस्सा जमीन पे है, पर जो हैंड्स हैं वो एक्सटेंडेड पोजीशन में हैं। ठीक है, गर्दन और थोड़ा पीछे जाना चाहिए था, थोड़ा सा आगे की तरफ है, बट वी विल मैनेज विद द फोटोज। ओके, सो भुजंग आसन की फाइनल पोजीशन में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नाभि वाला हिस्सा है इट शुड बी ऑन द ग्राउंड। ठीक है, दैट शुड बी ऑलवेज केप्ट ऑन ग्राउंड, क्योंकि इससे अभी मैं बताऊंगी कि क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो ये पहली वेरिएशन है, ये सिंपल वेरिएशन है। काफ़ी बार क्या होता है, डिफरेंट जो मॉडिफिकेशंस हैं या फिर वेरिएशंस हैं उसको वो कंडीशन बेस्ड होते हैं कि अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्पाइन पूरा एक्सटेंड करना है, तो आप ये सेकंड वेरिएशन करो। ठीक है, ये सेकंड वेरिएशन करो, बट गो विद द फर्स्ट वेरिएशन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम ऑन योर स्पाइन और आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, लो बैक पेन है। ठीक है, तो यू कैन गो विद द एक्सटेंडेड एल्बोज। ठीक है, आप एल्बोज को से नीचे ज़मीन पे रख के, हथेली को ज़मीन पे रख के आप अभ्यास कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस बेनिफिट्स। यहाँ तक कॉन्स्टिपेशन तक हो गया, गुड फॉर स्टिमुलेटिंग एपेटाइट हो गया, डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करेगा, opens the chest, open up the chest and is helpful for people suffering from depression। ठीक है, देखिए डिप्रेशन की कंडीशन में कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या है, एक बिल्कुल लो फील करता है, किसी से बात करने का ये नहीं है, एनर्जी लॉस हो जाती है, प्राणवायु कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है शरीर में, इसीलिए दे आर नॉट फीलिंग वेल, है ना, मेंटली दे आर नॉट फीलिंग वेल, सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, प्राण का हमारे पूरे शरीर में प्रवाह हो सके। सो फॉर दैट ब्रीदिंग इज अ वे, ब्रीदिंग इज अ मीडियम टू एक्वायर मोर एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप देख पा रहे हैं कि चेस्ट वाला हिस्सा जो है पूरा आगे से एक्सटेंड हो रहा है, पूरा खिंच रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू ओपन अप द चेस्ट। तो ब्रीदिंग आपका इनहांस होगा, आपका ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है लेने की छोड़ने की, अब जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्रॉपरली हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिलता है हमारे चेस्ट को ब्रॉडन अप करने के लिए। ठीक है, तो उसके कारण हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम होती हैं। अगर हम देखें पेट की तरफ, एब्डोमिनल ऑर्गन्स का भी मैंने जैसे कहा कि एब्डोमिनल एरिया काफ़ी दबाव में होता है इस अभ्यास को करने से, क्योंकि पूरा का पूरा वेट क्या है, ऑलमोस्ट इज ऑन द नाभि एरिया, है ना, नावल पे होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी को एब्डोमिनल सर्जरी है तब तो इसका अभ्यास नहीं करना है, परंतु ऐसी कोई समस्या नहीं है, जनरल व्यक्ति अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उनको एब्डोमिनल ऑर्गन्स में काफ़ी सहायता मिलती है, उनको रेगुलेट करने में, उनको कंट्रोल, उनकी जो फंक्शनिंग्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो लिवर हो गया, किडनी है, स्टमक है, आपका पैनक्रियाज है, तो काफ़ी अच्छा स्टिमुलेटिंग इफेक्ट मिलता है इन सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, अगर थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलें, अपने शरीर के थोड़ा नीचे की तरफ चलें, तो एब्डोमिनल्स थोड़ा सा नीचे, हमारा जो आप लोअर एब्डोमिनल एरिया जो है वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि अच्छा खासा दबाव पड़ रहा है तो इट हेल्प्स टू एक्टिवेट ओवेरियन फंक्शंस।
मेंस्ट्रुअल पेन है उसको भी रिलीव करता है, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स हैं वो टाइम पर नहीं आ रहा है, इरेगुलर आ रहा है, डिसकंटिन्यूड है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलता है भुजंगासन करने से। ठीक है, अंडाशय जो होता है ओवेरियन फंक्शंस उसके कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अगर किसी को पीसीओएस की समस्या है तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा भुजंगासन का अभ्यास। परंतु ध्यान रखना है कि यदि किसी को हर्निया है, अल्सर्स हैं, हाइपरथायराइडिज्म की अगर समस्या है तो इस अभ्यास को नहीं करना है। गर्दन को बहुत ज़्यादा उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्दन आपने बहुत ज़्यादा पीछे अगर किया होगा तो अगेन आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होगा, और थायराइड ग्लैंड इज रेगुलेटिंग योर मेटाबॉलिज्म। ओके, तो उसको क्या कर सकता है, उसको इंक्रीज कर सकता है, उसको फास्टन अप कर देगा। इसलिए प्रयास करें कि या तो आप गर्दन को बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ ना उठाएं, आप एक सिंपल पोजीशन में जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिगर में, आप उस तरीके से गर्दन को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है ना, तो आपने इस कंडीशन को अभ्यास, जो इसका अभ्यास है भुजंगासन का, अंडर सुपरविजन आपने करना है। प्रेग्नेंट लेडीज अगेन इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, भुजंगासन करने के बाद वी ऑलवेज टेंड टू डू शलभासन, है ना। तो आप लोगों ने टिड्डी देखा है, टिड्डी के पैर कैसे ऐसे ऊपर, लोकस्ट जो होता है उसके पैर ऐसे फोल्डेड होते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। तो हमारी इस स्थिति में भी हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल लोकस्ट के जैसे बन जाती है, पैर ऊपर की तरफ उठे हुए रहते हैं। तो दिस आसन इज फेमसली नोन एज शलभ आसन। तो शलभ आसन का जो अभ्यास है, देखिए फायदे करीब करीब भुजंगासन जैसे ही हैं। तो हमारे स्पाइन को स्ट्रेंथन अप करेगा, उसके कारण बैक पेन को रिलीव करता है। और अब देखिए भुजंगासन है, शलभ आसन है, धनुरासन है, इन सभी का एक जैसा ही फायदा होता है, बस इनकी इंटेंसिटी जो होती है बेनिफिट्स की वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो आप सभी जानते हैं ना शलभ आसन कैसे करना है। शलभ आसन में आपने पेट के बल लेटना है, दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे इंसर्ट किया जाता है, हथेली का रुख नीचे की तरफ रखा जाता है। मोस्टली कुछ लोग हथेली को ऊपर की तरफ रखकर भी, यानी कि थाइस की तरफ रखकर भी प्रैक्टिस करते हैं, परंतु मोस्ट प्रोबेबली वी आर कीपिंग द palms facing the ground। और हो सके जितना हो सके पैरों को जमीन से उठाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ठुड्डी को आप जमीन पर रख सकते हैं। यदि आपको नेक पेन हो रहा है तो आप फोरहेड को भी जमीन पर रखकर सेम अभ्यास प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को जब किया जाता है तो पूरा का पूरा वेट क्या होता है, हथेली पे आने लगता है, फिर उसके बाद शोल्डर से लेके जो रिस्ट तक का भाग है इसमें काफ़ी अच्छा दबाव आता है, और लोअर बैक में, ठीक है, पूरा दबाव फील होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसके बेनिफिट्स हम डिस्कस करते हैं कि लोअर बैक पेन रिलीव करता है। अगर किसी को हल्का फुल्का शाटिका का पेन हो तो शलभ आसन का अभ्यास इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स आर टोन, और इसी के कारण थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इम्प्रूव्स देयर फंक्शन। ओके, तो उदर के जितने भी हमारे अंग हैं उन सभी अंगों की मालिश करता है, और उसी के साथ साथ उनकी जो कार्य क्षमता है उसमें भी काफ़ी सुधार लेकर आता है। कब्ज की परेशानी है, अपच की समस्या है, तो ये अभ्यास काफ़ी लाभप्रद रहेगा, क्योंकि इससे जो हमारी जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त होती है। भूख काफ़ी अच्छी लगती है अगर हम इस शलभ आसन का अभ्यास करें। अब किसको नहीं करना है, आपने ध्यान रखना है। अगर सर्वाइकल की समस्या है तो गर्दन को ऊपर उठा के ठुड्डी को जमीन पर ना रखें, फोरहेड को जमीन पर रखा जा सकता है। अगर आपको शोल्डर में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो आप इस अभ्यास को अवॉइड करें, या फिर अपने हाथों को
शरीर से बाहर हल्का सा निकाल के रखा जा सकता है और आप ऑल्टरनेटिवली एक एक पैर को उठा सकते हैं ज़मीन से। सेम अभ्यास जो है कि ऑल्टरनेट लेग रेजिंग का जो अभ्यास होता है, इस अभ्यास को करने का, वो अगर सीवियर लो बैक पेन है तो भी आप कर सकते हैं। कि आपको लग रहा है किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर लो बैक पेन है, बैक एक है या फिर शाटिका का पेन हो रहा है, तो आप उनको क्या करें, एक एक पैर को ऊपर उठाकर इस अभ्यास को किया जा सकता है। फिर जब उनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा लचीलापन आ जाए, थोड़ा सा स्ट्रांग हो चले, पैर की क्षमता हो कि पूरे शरीर को, पूरे पैरों को पीछे से उठाया जा सके, तब आप दोनों पैरों को एक साथ ज़मीन से सीधा रखकर उठाने का प्रयास करें बिना घुटनों को मोड़े हुए। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया शलभासन तक कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। यस मैम। तो इसमें देखिए सेम आपने ध्यान रखना है कि अभी कुछ पॉइंट्स हमने इनकी प्रीवियस प्रैक्टिसेस में भी हम डिस्कस किया था कि किन किन कंडीशंस में नहीं करना है। जैसे हार्ट प्रॉब्लम है ना, एस्थमेटिक कंडीशन है, सर्वाइकल की समस्या है, हर्निया है, प्रेगनेंसी है, मेंस्ट्रुएशन है, तो उस कंडीशन में आपने नहीं करना है। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखते रखते आगे की प्रैक्टिसेस में ज़रूर देखें, क्योंकि स्लाइड्स में बहुत सारी चीज़ें लिखा नहीं लिख पाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि क्योंकि पेट के बल लेट कर किया जा रहा है, तो कुछ पॉइंट्स पहले की स्लाइड्स में लिखा है, कुछ पॉइंट्स यहाँ की स्लाइड में लिखा है, तो आप सभी उसको कंसिडर करते हुए चलें। ओके, चलो लास्ट हम प्रैक्टिस करेंगे धनुरासन का। धनुरासन का तो शरीर की आकृति एक खिंचे हुए धनुष के समान हो जाती है। तो इस आसन की जो अंतिम जो स्थिति बनती है, शारीरिक मुद्रा बनती है, वो बिल्कुल धनुष का आकार ले लेती है। इसीलिए आसन का नाम क्या है, धनुरासन। तो इसमें पेट के बल लेटा जाता है और पीछे से दोनों पैरों को फोल्ड करके दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ा जा सकता है। इसमें पंजों को पकड़ा गया है, आप बिग टोज को भी पकड़ सकते हैं, पैर के अंगूठों को पकड़ सकते हैं, या फिर आपका जो एंकल वाला एरिया है इसको भी पकड़ा जा सकता है। देन यू हैव टू लिफ्ट योर बॉडी कंप्लीटली ऑफ द ग्राउंड। आपको पूरा जितना हो सके अपने हाथों को और पैरों को ज़मीन से उठाने का प्रयास करना चाहिए और नाभि वाला जो हिस्सा है उस पर आने का प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है, नाभि पर आने का प्रयास करना है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि थाइस पे कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, एब्डोमिनल एरिया पे कितना बढ़िया दबाव आ रहा है, चेस्ट वाला एरिया कितने बढ़िया तरीके से एक्सटेंड हो रहा है, गर्दन वाला हिस्सा ये भी क्योंकि पूरा पीछे की तरफ गया हुआ है, तो नेक की जो मसल्स हैं वो भी यहाँ पे स्ट्रेंथन अप होती हैं। तो गर्दन आपका सुडोल बनेगा, है ना, बिल्कुल सुरैया जैसा जो नेक होता है बिल्कुल सुंदर सा, वैसा गर्दन बनेगा। प्लस अगर इंटरनली फिजियोलॉजिकली देखें तो थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन होती है और थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रेगुलेट होता है। चेस्ट की तरफ चलें तो रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न है हमारा, वो एनहांस होता है और इसके कारण जो गैसेस एक्सचेंज है पूरे शरीर में वो प्रॉपर तरीके से होने लगता है। पीठ की तरफ चलें तो पीठ वाला एरिया जो है काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन वाले पोजीशन में है। आपका पूरा देखो, पूरा जो स्पाइन है वो पूरा एक्सटेंडेड है, काफ़ी अच्छा दबाव आ रहा है। तो हमारे जो जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं उनको एक्टिवेट करने में, उनको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो नर्व स्टिमुलेशन को इम्प्रूव करेगा, तो ब्रेन के साथ पूरे शरीर का जो सर्कुलेशन है, कंडक्शन है, नर्व कंडक्शन है, उसको एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अलॉन्ग विद दैट इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन एंड अराउंड द एब्डोमिनल एरिया। तो आपने जैसे हमने भी बताया कि पेट वाला हिस्सा पूरा यहाँ पे दब रहा है, तो इससे जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है इट ऑलमोस्ट कम्स टूवर्ड्स द
एब्डोमिनल एरिया। और जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, छाती से लेके पेट वाले हिस्से में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे काफ़ी अच्छा दबाव पड़ता है। इसी कारण जो अगर किसी को फैटी लिवर है, हिपैटोमेगाली की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमने लगा है लिवर में, शरीर में, तो उसमें हेल्प मिलती है उसको रिड्यूस करने में, रिलीव करने में। क्योंकि पेट पे पूरा आपका प्रभाव आ रहा है, तो आप देखिए नाभि से जुड़ा हुआ कौन सा प्राणवायु होता है? समान प्राणवायु होता है। और समान प्राणवायु इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जठराग्नि को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कारगर होती है। तो कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन है उसको मैनेज करेगा, डायबिटीज़ की समस्या है तो उसको भी मैनेज करेगा, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है उसको भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर देखो किसी को जैसे कि पहले राउंडेड शोल्डर्स की बात की गई थी कि शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर धनुरासन का अभ्यास दिया जाए तो आप देख पा रहे हैं जो कंधे वाला स्थान है ये काफ़ी अच्छा खिंचाव महसूस कर रहा होता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस यदि की जाए तो हमारा जो राउंडेड शोल्डर का प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है। पीठ के जो हमारे टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, इनमें काफ़ी अच्छा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। रीढ़ की हड्डी जो है हमारी उसमें बल प्राप्त होता है। आप काफ़ी स्ट्रेंथन फील करेंगे कि आपका स्पाइन जो है धीरे धीरे करके लचीला हो रहा है। और इसी के साथ पीठ दर्द जो है उसको दूर करने में सहायता प्राप्त होती है। अब अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब हमें नहीं करना है, ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अगेन, अगर किसी को बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन है, सर्वाइकल पेन है, शोल्डर पेन है, तो हमने इस अभ्यास को अवॉइड करना है। स्लिप डिस्क की समस्या है या फिर स्पाइनल इंजरी हो रखी है तो हमें इस अभ्यास को अवॉइड करना चाहिए। इमीडिएटली वी शुड लीव द प्रैक्टिस अनटिल एंड अनलेस अगर आप किसी मेडिकल गाइडेंस के अंडर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन यू शुड नॉट ट्राई इट ऑन योर ओन, बिकॉज मकर आसन, भुजंग आसन, शलभ आसन से कहीं ज़्यादा एडवांस प्रैक्टिस होती है धनुरासन की। तो इसीलिए आप अपनी क्षमता को समझते हुए अपने लिमिट में इसका अभ्यास ज़रूर करें। ओके, पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडनल अल्सर हो रखा है, हर्निया की समस्या है, एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लेमेशन है यानी कि अपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस, कोलोन की समस्या है उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो आपने इसका अभ्यास नहीं करना है। अगर उच्च रक्तचाप है यानी कि हाई बीपी की समस्या में आपने इसका अभ्यास नहीं करना है। अन्यथा अगर आप कर भी रहे हैं तो पहले आप अपनी कंडीशन को समझें कि हमारा जो बीपी है वो कैसा शूट अप हो रहा है, कब शूट अप हो रहा है, कब फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी स्थिति क्या है, देन ओनली वी शुड प्रैक्टिस इट। एंड हमेशा प्रयास करें, देखिए चाहे कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, कोई भी रोग से हम क्यों ना ग्रसित हों, सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है प्रैक्टिस करने का कि आप किसी के सुपरविजन में, मेडिकल सुपरविजन में इन सभी का अभ्यास ज़रूर करें। किसी योग विशेषज्ञ की सलाह हमें ज़रूर लेनी चाहिए। तक आज के क्लास तो हमने सिटिंग पोस्चर्स देखे, ऑनलाइन पोजीशंस देखे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे एडवांस प्रैक्टिसेस हैं उनकी तरफ हम जाएंगे। सो वी विल फिनिश ऑफ हियर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत करते हुए आज जो भी आपने आज की कक्षा में चीज़ें पढ़ी, आसन कवर किए, उन सभी के नाम एक बार मन ही मन दोहरा जाइए।
बैठ कर किए जाने वाले आसनों में आपने कौन कौन से आसन देखे, उनके बारे में जाना। पेट के बल लेटकर कौन कौन से अभ्यास किए, उन सभी का नाम एक बार मन ही मन दोहरा जाएं। उनका चित्र अपने बंद नेत्रों के सामने एक बार दोबारा लेकर आएं। उनका प्रभाव, और इसी शांति के साथ शांति पाठ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः।